तो हेलो दोस्तों, वेलकम सुस्वागतम आप सभी लोगों का अंकित कुमार क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और लाजवाब होंगे, है ना। तो दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के लिए राष्ट्रपति की क्लास नंबर 2 लेकर आया हूँ। क्लास नंबर 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लास 1 में बेसिकली मैंने डिस्कस किया था जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उसके जो कोर आर्टिकल हैं, यानी कि जो एक तरीके से नींव रखने वाले जो आर्टिकल हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था। यानी कि 52 से लेकर 62 तक मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि इन आर्टिकल में है क्या क्या। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो स्पेशली किस चीज़ के लिए, तो आंसर होगा वो स्पेशली है आर्टिकल 54 के लिए। देखो दो आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, एक 54 और एक 55, एक 54 और एक 55। तो आज की क्लास में डिस्कशन होगा 54 का, है ना, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है। देखो भाई, है तुम्हें टाइम दिखाऊँ मैं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं ना कि सर आप 2 बजे झूठ बोलते हो, वीडियो बनाते हो। है देखो, आज देखो, अगर दिख रहा हो तो ये देखो, कैमरे के थोड़ा नज़दीक। अभी भी लगभग 2:45 हो रहे हैं और इस समय अब वीडियो बना रहा हूँ, है ना, और मुझे नींद भी आ रही है। पक्का करें, है ना, ये जॉब नहीं ड्यूटी है हमारी, है ना, जो कुछ बच्चों के लिए करनी पड़ती है। तो उन कुछ बच्चों के लिए तो पूरी रात जागने के लिए तैयार हैं हम, है नहीं है। चलो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की ये है क्लास नंबर 2। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट की है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ। जो हमारे प्रिय प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उनके विषय में ये क्लास नंबर 2 है। राष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में, मैंने आपको बताया था, भाग 5 में उल्लेख मिलता है। और भाग 5 कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 52 से 151 तक। ठीक है भाई, तो राष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 151 तक मिलता है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने आपको लास्ट क्लास में 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में बताया था, 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद, 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और वो 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आप सभी को पता है। एक मैंने बताया था अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल 54, और एक मैंने अनुच्छेद, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, आप समझ जाना, आर्टिकल 55। ये 2 आर्टिकल हैं, एक 54 और एक 55। एक बार फिर से देख लेते हैं इन दोनों में है क्या। आर्टिकल 44 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो आप इसको ऐसे लिखना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार किसे होगा, या मत कौन करेगा। इंग्लिश में आप लिखोगे हु विल हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। सिंपल, हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना है। ठीक है भाई, अगला आता है 55। 55 में यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रोसेस
यानी कि आप कहोगे राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या होगा? What will be the process of the election of the president? ये दो चीजें हैं। नंबर एक, आर्टिकल 54 में वोट कौन करेगा, आर्टिकल 55 में प्रोसेस क्या होगा। तो दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार ये समझ में आ गया तो आपको पता लग जाएगा कि भारत के पहले नागरिक है ना, जो राष्ट्रपति कहे जाते हैं, उनके इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। बात समझ में आई आप सभी लोगों के? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 54। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अलग तरीके से, यानी कि इधर डाल लीजिए आर्टिकल 54। तो ऐसा करते हैं, बड़ा होने वाला है तो एक बीच में हेडिंग डालो यहां पर, और इसमें लिखो अनुच्छेद 54, यानी कि आर्टिकल 54। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। मैं इसको रफ कर देता हूं, ले लो भाई स्क्रीनशॉट, है ना। ले लिया होगा ना आप लोग? तो चलो, तो चलिए जानते हैं कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में मत कौन देता है। ये दोनों आर्टिकल अपना आप में बहुत महत्वपूर्ण है और साथ में बहुत लंबे भी है, तो इनको समझाने के लिए बहुत ही तसल्ली से और बहुत ही लो लेवल पे समझाना पड़ता है, ताकि बच्चों को थोड़ा अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ में आए, राइट। तो आर्टिकल 54 में जानने योग्य सबसे पहले बात क्या है, तो देखो हमें देखना है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट कौन करेगा। सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं जो वोट करेगा। नंबर एक, राष्ट्रपति के इलेक्शन में सबसे पहले वोट करेंगे, आप लिखोगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इलेक्टेड मेंबर of the both houses, elected member of both houses of parliament। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इलेक्टेड मेंबर क्या होता है, तो बड़े ध्यान से सुनो। देखो हमारे पास संसद है और इस संसद के पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं। कितने होते हैं? 2 हाउस होते हैं, 2 सदन होते हैं। एक को कहा जाता है लोकसभा और एक को कहा जाता है राज्यसभा। लोकसभा में टोटल मेंबर जो होंगे, फिलहाल जो फिलअप सीटें हैं वो है लगभग 545, और जो राज्यसभा में है वो है 245, राइट। अब हमें पता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के 2 मेंबर को क्या करता है, नियुक्त करता है। तो जिन 2 मेंबर को राष्ट्रपति नियुक्त करता है उनको मनोनीत बोला जाता है, नॉमिनेटेड बोला जाता है। बात समझ में आई नहीं? तो इन्हें माइनस कर दो इनमें से, तो कितने बच गए? 543। यानी कि ये 543 कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे। ये कैसे होंगे? निर्वाचित। क्लियर है? ये होंगे इलेक्टेड। बात समझ में आई या नहीं? ऐसे ही राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12। कितने को नॉमिनेट करता है? 12 को। तो कितने सदस्य बच गए? 12। इसमें से क्या कर दो? माइनस, तो 233 मेंबर बच गए। और ये 233 मेंबर ही कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे, यानी कि इलेक्टेड होंगे। और ये जो 12 मेंबर है ये होंगे नॉमिनेटेड, जो सीधे प्रेसिडेंट द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हिंदी में बोलेंगे मनोनीत। बताइए जी, बात समझ में आई या नहीं आई? तो जिन्हें राष्ट्रपति डायरेक्ट रखता है लोकसभा और राज्यसभा में, उनको हटा दो। उन्हें हटाने के बाद जितने मेंबर बचे वही क्या कहलाएंगे? आंसर होगा निर्वाचित सदस्य। तो यहां जरा मुझे ध्यान से बताओ,
यहां पर अब पॉइंट ये है कि सर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो कितने मेंबर हो गए भाई, जोड़ो जरा भाई। 543 तो किसके हैं, आंसर होगा लोकसभा के। और 233 किसके हैं, आंसर होगा राज्यसभा के। टोटल कितना हो गया, 3 3 6 7 और 5 2 7। यानी कि संसद, यानी कि जो संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से कितने मेंबर जाएंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए, तो आंसर होगा 776। बताओ जी, इतनी बात समझ में आई या नहीं है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्यों को माइनस कर दो। बहुत से ये सोच रहे होंगे कि सर अब तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि राष्ट्रपति ने मनोनीत सदस्यों को हटा दिया है। अरे भाई, उसको असंवैधानिक घोषित किया है, दैट्स इट। ठीक है, अभी भी करता है नियुक्ति। तो 543 प्लस 233, 543 तो हो गए लोकसभा के। इसके संसद के दोनों सदनों का मतलब है लोकसभा के मेंबर भी हैं और राज्यसभा के मेंबर भी हैं। ठीक है, लोकसभा के कितने निर्वाचित मेंबर हो गए, 543। राज्यसभा के कितने निर्वाचित मेंबर हो गए, 233। दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 776। यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में सांसद कितने शामिल होते हैं या फिर संसद के दोनों सदनों से कितने मेंबर ये सदस्य जानते हैं, तो आंसर होगा 776। बात क्लियर है नहीं? अब आ जाओ आगे। इसके बाद आता है राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्य विधानसभाओं के। अब आ जाओ यहां पे, देखो अगर हम राज्य की बात करें, स्टेट की बात करें, स्टेट्स की बात करें, तो स्टेट में होता है विधानमंडल, लेजिस्लेचर। क्या होता है भाई, विधानमंडल, लेजिस्लेचर। ठीक है भाई। अब विधानमंडल दो भाग में डिवाइड होता है, एक होता है विधान परिषद और एक होती है विधानसभा। एक विधान परिषद और एक विधानसभा। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको यह बताया था कि विधानसभा जो है वो तो सारे के सारे राज्यों में है, लेकिन विधान परिषद केवल और केवल 6 राज्यों में है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने यहां क्या लिखा, मैंने यहां लिखा है राज्य विधानसभाओं के सदस्य, ना कि राज्य विधान परिषद के सदस्य। क्लियर है नहीं है? इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, तो इसको जरा समझो भाई। मान के चलो, एक तो लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर शामिल हो गए, राज्य के अंदर से विधान सभा के मेंबर भी शामिल हो गए। विधान परिषद के मेंबर क्यों नहीं शामिल हो सकते, क्योंकि विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। तो अगर विधान परिषद के मेंबर इसमें शामिल कर लिए जाते तो उन 6 राज्यों का जो आधिपत्य था या उनका जो राइट है वो ज़्यादा बढ़ जाता, यानी कि उनकी जो पावर थी वो ज़्यादा बढ़ जाती। किसके इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में। बात समझ में आई ना? यानी कि उन 6 राज्यों से विधानसभा के सदस्य भी जाते, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स भी जाते, और किसके जाते, विधान परिषद के मेंबर भी जाते, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी जाते। बात समझ में आई या नहीं? तो इन 6 राज्य तो पावरफुल रहते, बाकी के राज्य एक तरीके से डाउन हो जाते। तो इन दोनों को एक तरीके से इक्वल रखने के लिए, है ना, हमारा जो प्रिंसिपल है ना वोटिंग का, वो यही है, उसको बोलते हैं पैरिटी, समतुल्यता। केंद्र और राज्य के बीच क्या होनी चाहिए, समतुल्यता होनी चाहिए। बात समझ में आई या नहीं है? तो इसी पैरिटी, इसी समतुल्यता को रखते हुए विधान परिषद को शामिल नहीं किया गया, बल्कि किसे किया गया, केवल और केवल विधान सभा को, क्योंकि ये सभी राज्यों में है। तो आप इसमें लिखोगे कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है भाई। और इसी के नीचे आप नोट करके लिख लेना कि इसमें राज्य विधान परिषद के सदस्य, चाहे निर्वाचित हो चाहे कैसे हो, सदस्य शामिल नहीं होते।
क्लियर है? द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डू नॉट पार्टिसिपेट। बात क्लियर? तो अब जरा यहां ध्यान से देखो, अगर हम सभी राज्यों के विधानसभा में सीटों की संख्या को काउंट करें, है ना भाई, जैसे हमारा यूपी है, हमारे यूपी के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो सभी को पता है 80 सीटें हैं, राइट? तो ऐसे ही 28 राज्यों के पास होगी। तो जब आप सारी की सारी सीटों को काउंट करोगे तो सारी की सारी सीटें निकलकर लगभग कितनी आएगी? आंसर होगा, अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 4120 के करीब आएगी। कितनी आएगी टोटल? 4120। समझ में? ये टोटल सीटें हैं। कुछ क्या होगा, मतलब मैं उनको हटा रहा हूँ, जैसे वो अगर कोई छुट्टी मार रहा है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में नहीं आ रहा है, तो उसको भी हटा दो, है ना। तो 2-4 केस ऐसे काउंट कर रहा हूँ मैं, जिससे जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में छुट्टी मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं आए, तो उनको काउंट किया केवल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने केवल उनको काउंट किया है जो कैसे हैं? निर्वाचित हैं, ठीक है। और जो छुट्टी उट्टी मारेंगे उनको थोड़ा अलग रख दो। तो जो केवल क्या है? निर्वाचित मेंबर हैं, तो वो कितने हैं? लगभग 4120। इसी 4120 में केंद्र शासित प्रदेशों के भी शामिल है। ये टोटल मैंने आंकड़ा आपको बता दिया है। अब देखो यहाँ जरा, अब 2 तो इसमें शामिल हो ही रहे हैं। अब बात आई कि केंद्र शासित प्रदेशों को भी तो इसमें शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें विधानसभा है। एक हो गया आपका दिल्ली, एक हो गया आपका पांडिचेरी। 2006 में पांडिचेरी का नाम बदल कर ही क्या हो गया? पुदुचेरी हो गया। बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तो केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल करना है, तो एक संशोधन हुआ। राष्ट्रपति को किसमें केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल करने के लिए एक संशोधन हुआ था, एक अमेंडमेंट हुआ। एक अमेंडमेंट हुआ, और इस अमेंडमेंट का नाम जो होगा वो होगा 70वां संविधान संशोधन। जो कब हुआ? देन आंसर होगा 1992, ठीक है भाई। 70वां संविधान संशोधन 1992, यानी कि 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 ये हुआ। और इसके तहत केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया। और कितने? आंसर होगा 2। तो आप इसमें लिखोगे 2 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ 2 यूनियन टेरिटरीज। और उन 2 मेंबर के नाम क्या होंगे? उन 2 यूनियन टेरिटरीज के नाम होंगे, नंबर 1 दिल्ली और नंबर 2 पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी। बताइए जी, बात समझ में आई या नहीं? तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, ये दोनों को दोनों। आपको पता ही होगा कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया? किस संशोधन से? तो इससे पहले ही एक संशोधन हुआ था, 69वां संविधान संशोधन। इस 69वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? दिल्ली में या दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। और जिस दिन दिल्ली को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया, यानी कि आप ये कह लो कि दिल्ली में क्या किया गया? 1992 में ही दिल्ली में विधानसभा का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो इसी समय इसको किस में शामिल कर लिया था? तो आंसर होगा राष्ट्रपति के चुनाव में। बात क्लियर है नहीं है? पुदुचेरी के बारे में आपको पता ही है, ये किसके पास था? फ्रांसीसियो के पास था। और फ्रांसीसियो से किसके पास गया था? भारत में शामिल हुआ था, ठीक है। तो ये है वो तीनों के तीनों फैक्टर जो आप कह सकते हो कि किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आंसर होगा राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। बात समझ में आई या नहीं? तो 776 यहाँ है और 4120 यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए? तो आप 4120 और 776 को जब जोड़ोगे, 9, 8 और 4, यानी कि 4096 वोटर्स। सॉरी, ये वोटर्स हैं भाई, ये क्या है?
वोटर्स हैं, वोट अलग हो जाएगी। ये सिर्फ क्या है, वोटर्स हैं, यानी कि ये विधायक हैं, कहाँ के, विधानसभा के, और सांसद हो गए, एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज हो गए। ये वोटर्स हैं, ना कि वोट। वोट मैं बताऊंगा आपको आर्टिकल 55 में जब प्रोसेस की बात करेंगे। तो लगभग 4896 वोटर्स जाते हैं किसके इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में, और ये सारे के सारे मिलकर डालते हैं वोट। ये सारे के सारे मिलकर क्या डालते हैं, वोट डालते हैं, और इसी वोट से चुना जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। तो ऐसे बनता है भारत का राष्ट्रपति। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? ये प्रोसेस है इसके पीछे कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाए। क्लियर है पॉइंट या नहीं? अब ये पूरा का पूरा मतदान जो हुआ है, इसमें जनता ने तो कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, या किया है? बिल्कुल नहीं किया। गए कौन है? तो आंसर होगा जिन्हें हमने चुना है, यानी कि हमने लोकसभा के मेंबर को चुन लिया, हमने विधानसभा के मेंबर को चुन लिया, विधानसभा के मेंबर से ही राज्यसभा के मेंबर चुन लिए गए। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो हमने तो इन्हें चुन लिया, इन्होंने हमारी ही वोटों को किसे भेज दिया, राष्ट्रपति को भेज दिया। बस देखो, आप लोगों को ये तो खैर पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, ठीक है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में जनता भी पार्टिसिपेट करती है भाई, बस जनता को पता नहीं होता, क्योंकि जनता ने जिन्हें चुना है वही वोट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो वोटर्स तो टोटल हो गए जिन्हें हमने चुना। अब ये वोटर्स हमारी वोट को लेकर जाएंगे किसके पास, राष्ट्रपति के पास। कैसे चुनेंगे वो 55 में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कल का, ध्यान रखना। तो समझ में आई बात या नहीं है? कहने का मतलब कि ये वोटर्स हमारी वोट को लेकर जाएंगे। भाई सपोज करो यूपी है, ठीक है, यूपी में अगर मैं बात करूं, टोटल जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है, तो टोटल विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है, तो आंसर होगा 403 है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 403 विधायक हैं। अब 403 विधायकों में से एक विधायक के पास 208 सीटें होती है। तो जब आप 403 की गुना करोगे 208 में, वो निकल कर आ जाएगी वोट। एक विधायक के पास कितनी वोट होगी, वो सारी वोट लेकर जाएगा अपने साथ। बात समझ में आई ना? ये सारी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कल की क्लास में। तो इस क्लास को जब बढ़िया सा समझ लोगे तभी अगली समझ में आएगी। बस मैं सारा कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, नो कहोगे वाह गुरुजी वाह, है ना, पक्की बात। तो ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो संसद के दोनों सदनों से, तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जनता ने डायरेक्ट तो नहीं किया, ये हुआ है इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इस निर्वाचन को आप, इस वोटिंग प्रोसेस को बोलोगे आप अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, सॉरी निर्वाचन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। बताइए जी, बात समझ में आई या नहीं आई? अप्रत्यक्ष निर्वाचन में सीधे जनता का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जनता जिन्हें चुनती है वही किन्हें चुनते हैं, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को चुनते हैं। अब सवाल यह है कि सर अप्रत्यक्ष क्यों चुना, प्रत्यक्ष भी तो चुन सकते थे, है ना? तो ध्यान से सुनो भाई, बात बताओ, अभी तो प्रधानमंत्री के इलेक्शन हुए प्रत्यक्ष है, फिर आ लिए किसके, मुख्यमंत्री के इलेक्शन, फिर आ लिए किसके, नगर पालिका के इलेक्शन, फिर आ लिए किसके, पंचायतों के इलेक्शन, और फिर आ जाते राष्ट्रपति के इलेक्शन। तो इनमें ही घूमते रहते, अरे वोट देने में घूमते रहते हम तो भाई, क्योंकि हम सभी को पता है कि डायरेक्ट इलेक्शन किस किस का होता है, प्रधानमंत्री का होता है, मुख्यमंत्री का होता है, नगर पालिका का होता है, पंचायत का होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन किसका होता है, विधान परिषद का होता है, राज्यसभा का होता है, और एक हमारे महाशय ये आ गए हैं जिनका नाम है राष्ट्रपति, और एक हो गया उपराष्ट्रपति। इन सभी का निर्वाचन कैसा होता है, तो आंसर होगा इनडायरेक्ट होता है। बात समझ में आई या नहीं? तो एक तो समय नहीं है भाई, जनता क्या बूठी डालती रहेगी पूरी जिंदगी, अभी प्रधानमंत्री को डाल दिया,
अभी किसका आ गया, मुख्यमंत्री का आ गया, अभी नगर पालिका का आ गया, अभी पंचायत का आ गया, है या नहीं है, और अब राष्ट्रपति का आ जाता। तो सिंपल, कीप इट सिंपल, कहने का मतलब ये है। तो जनता की भागीदारी भी हो और क्या हो, मतलब कोई निगेटिविटी भी ना हो कि भाई हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। भाई विधायक आप ही की तो वोट लेके जाएगा, हाँ या ना। तो बस उसी से ही, इसी प्रोसेस को एक छोटा सा नाम दे दिया, एक थोड़ा अलग नाम दे दिया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। बात समझ में आई या नहीं आई आप लोग के? तो ये होता है कुल मिला के अप्रत्यक्ष। रही बात गुप्त मतदान की, एकल संक्रमणीय पद्धति की, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की, ये सब चीज़ें मैं कल डिस्कस करूंगा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो क्लासेस लंबी ना हो इसलिए मैं एक एक आर्टिकल अलग अलग क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ, तो इन आर्टिकल्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो एक तो कारण हो गया अप्रत्यक्ष का ये कि भाई क्या होगा, जनता का डायरेक्ट क्या नहीं होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा बहुत महंगा पड़ता है यार, अभी तो प्रधानमंत्री के इलेक्शन में महंगाई हुई, फिर मुख्यमंत्री के इलेक्शन में महंगा खर्च करना पड़ेगा, फिर नगर पालिका, पंचायत, फिर राष्ट्रपति। तो दूसरा कारण आप ये भी कह सकते हैं अप्रत्यक्ष के चुनने का, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ खत्म होती है आपकी क्लास नंबर 2, किससे, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। तो समझ में आया आर्टिकल 54। तो आप इसको अच्छे से नोट करो, है ना। जो 3 क्लासेस हुई हैं अभी तक, एक तो हो गई आपकी संविधान का बेसिक क्लास, उसको जरूर पढ़ लेना जब भी ये समझ में आई होगी, है या नहीं है, या फिर अगर किसी ने पहले पढ़ रखी है तो उसके भी आ जाएगी। दूसरी क्लास हो जाएगी पहली क्लास जिसमें बेसिक आर्टिकल मैंने डिस्कस किए थे, और तीसरी क्लास हो जाएगी ये वाली जिसमें मैंने आर्टिकल 54 डिस्कस किया, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से करो भाई, ठीक है। और तो मिलते हैं, बस इतने रखते हैं। और अगर कोई नया है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।